सुप्रभात बच्चों, मैं अनिल कुमार त्रिपाठी, सेंट जेवियर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल कन्नौज। आज आपको कक्षा 10 पाठ 4 माननीय करुणा की दिव्य चमक लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को पढ़ने के लिए चल रहे हैं। तो थोड़ा सा इसके पहले कि हम पाठ पर चलें, लेखक परिचय के बारे में थोड़ा सा जानकारी हम प्राप्त करना चाहते हैं। लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट मेधा, वान व्यक्तित्व रहे। आपका जन्म 1927 बस्ती में हुआ और आप प्रारंभिक शिक्षा एंग्लो संस्कृत उच्च विद्यालय बस्ती से ही किया। उसके बाद आप बनारस गए और फिर इलाहाबाद से यमे की उपाधि ली। बच्चों, हिंदी साहित्य की लगभग सभी विधाओं में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने अपनी लेखनी चलाई। चाहे वो काव्य संग्रह रहा हो, काव्य संग्रह के क्षेत्र में आपकी कृतियाँ बहुचर्चित रही हैं। काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, गर्म हवाएं, एक सोनी नाव, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे हुए लोग, ये आपकी काव्य संग्रह रहे हैं। मैंने कहा कि आप हिंदी साहित्य के विभिन्न विधाओं में अपनी लेखनी से हिंदी साहित्य को पुष्ट किया। चाहे वह उपन्यास हो, कहानी हो, रेखाचित्र हो, संस्मरण हो, बाल साहित्य हो। उपन्यास के क्षेत्र में भी आप प्रसिद्ध रहे हैं। पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, आपका काफ़ी लोग प्रसिद्धि पाई उपन्यास के क्षेत्र में। नाटक आपका बकरी है। कहानी के रूप में लड़ाई आपने लिखा। और इतना ही नहीं, विशिष्ट बुद्ध प्रबुद्ध जनों को साहित्यिक रूप में रुचि देने के साथ साथ आपने बालकों को भी अपनी ओर आकर्षित किया। बाल साहित्य के भी रचनाकार आप रहे हैं, जैसे भौ भौ खो खो, बतूता का जूता, लाख की नाव। इसके अतिरिक्त आपने चर्चे और चरखे, गरीबी हटाओ, राजाबाज बहादुर और रानी रूपपति आदि उल्लेखनीय रचनाएं आपने की। अगर साहित्यिक अवदान के बारे में, साहित्यिक विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करें तो आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व रहे हैं। आप अपनी इस प्रतिभा के माध्यम से बच्चों के लिए ही नहीं, प्रबुद्ध जनों के लिए भी साहित्य रचा और बड़ी ही सहजता से, सरलता से उसको प्रस्तुत किया। और आपका जो रचना का क्षेत्र रहा है वो मध्यम वर्ग रहा है। उसके संघर्ष, उसकी महत्वाकांक्षाएं, उसके शोषण, उसकी हताशा, उसके कुंठा का विषय, इन सब को लेकर के आपने अपनी लेखनी के माध्यम से उनकी आवाज़ को उठाई। और आपकी, यदि हम भाषा पर विचार करें तो आपकी भाषा सहज, सरल, प्रभावोत्पादक, गंभीरता, लोक प्रचलित शब्दावली का मिश्रण है कि जिसको हर कोई, एक प्रबुद्ध भी और एक सामान्य जन भी बड़ी आसानी से समझ सकता है। और आपकी इस तरह से हिंदी साहित्य को अपने उत्कृष्ट योगदान से समृद्ध करने वाले सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का पार्थिव शरीर पंचत्व में सन 1984 को हो गया। वह इस दुनिया को सदा सदा के लिए अलविदा कर गए। तो ये उनका संक्षिप्त परिचय रहा बच्चों। आज हम उनके एक कृतित्व पर एक संस्मरणात्मक रेखाचित्र उन्होंने खींचा है
अपने अनुभव के आधार पर, अपने साक्षात्कार के आधार पर एक ऐसे व्यक्तित्व को उन्होंने यहाँ पर उभारा है जिसके बारे में हम लोग पढ़ने के लिए चल रहे हैं। वो व्यक्तित्व है फादर कामिल बुल्के। फादर कामिल बुल्के एक ऐसे साधारण व्यक्तित्व थे कि जिनका जन्म यूरोप के बेल्जियम शहर के रैम्सचैपल स्थान पर हुआ था और वे इंजीनियरिंग के छात्र थे। उनके मन में, इंजीनियरिंग का छात्र होते हुए भी उनके मन में ईश्वर के प्रति जो आस्था थी वो प्रबल हुई और वे पादरियों के संदर्भ में, चर्च के माध्यम से पादरियों के संपर्क में आए और सन्यासी बनने की घोषणा कर बैठते हैं। और जब सन्यासी बनने की घोषणा करते हैं, धर्मगुरु के पास जाते हैं, क्योंकि रैम्सचैपल पादरियों, मिशनरियों का एक धर्मगुरुओं का गढ़ माना जाता है। और इन्होंने जब अपनी बात को रखी कि मैं सन्यासी बनना चाहता हूं, तो पादरियों, धर्मगुरुओं ने इनके सामने शर्त रखी कि सारी शर्तें हमारी मानी जाएंगी, लेकिन एक शर्त आपकी होगी। आप जो कुछ मांगना चाहते हैं वो आपकी पूरी की जाएगी। उस शर्त के आधार पर फादर कामिल बुल्के ने भारत आने का निर्णय लिया और उसी भारत के संदर्भ में जब भारत ये आए, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए एक मिशनरी के रूप में आए। लेकिन जब ये भारत आए तो भारत की संस्कृति और सभ्यता से, यहाँ के रहन और सहन से, यहाँ के लोगों से, यहाँ के प्राकृतिक पर्यावरण से इस प्रकार से ये प्रभावित हो गए, फिर इन्होंने आजीवन भारत में ही रहने का संकल्प लिया और यहीं रच गए, बस गए और भारत की मिट्टी में अपने को समर्पित कर दिया। ऐसे ही महान प्रतिभाशाली और व्यक्तित्वशाली का चरित्र चित्रण एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र के रूप में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी अपने निजी अनुभव के साथ उसको साझा करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इस प्रकार से जन्म लेने वाले और उनका हिंदी भाषा के प्रति फादर कामिल बुल्के का जो व्यक्तित्व था वह बड़ा ही उदार चरित्र था, वह उदार बना था। उनका लगाव हिंदी भाषा के प्रति अगाध था और राष्ट्रभाषा के रूप में वह हिंदी को सदा देखना चाहते थे। बेल्जियम में जन्म होने के बाद भी फादर कामिल बुल्के अपने आप को भारतीय कहते हैं। सबसे बड़ी बात कि उनका जन्म विदेश में हुआ, बेल्जियम में हुआ, लेकिन अगर उनसे कोई पूछता था कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो वो अपना जन्म स्थान भारत बताता। और गिरजाघरों, धर्मगुरुओं के साथ रहते हुए उनकी भूमिका आप एक संतों जैसी कह सकते हैं, लेकिन जो परंपरागत रूप से संत होते हैं उस परंपरागत संत के रूप से आपका व्यवहार हट करके। इतना सब होने के बाद भी भारत को उन्होंने अपना कर्म क्षेत्र बनाया और जब तक वे रहे भारत के लिए, भारत की संस्कृति के लिए, भारत की सभ्यता के लिए, भारत की मातृभाषा के लिए सदा लड़ते रहे। उन्होंने लेखन का भी कार्य किया। लेखक इस बात को मानता है कि जब तक वह उनके संदर्भ में लेखक ये बात मानता है कि जब तक भारत में राम की कथा रहेगी तब तक फादर कामिल बुल्के को भी याद किया जाता रहेगा। ये इतना योगदान भारत के प्रति दिए। तो इस प्रकार से इसकी शुरुआत फादर बुल्के की मृत्यु से करता है लेखक। ये उनका संक्षिप्त फादर बुल्के का जीवन परिचय था।
कि जिस महान व्यक्तित्व के बारे में लेखक अब बताना चाह रहा है ये इस प्रकार से है। इस संस्मरण की शुरुआत लेखक करता है फादर बुर्के की मौत से, मृत्यु से। वो लिखता है शुरुआत में कि जिस प्रकार से फादर बुर्के की मृत्यु हुई, उनके शरीर में जहरीला फोड़ा हुआ, यह उनको नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए था? लेखक इस बात को बताता है कि जिसका संपूर्ण जीवन लोगों के लिए हो, लोगों के उपकार के लिए हो, परार्थ के लिए हो, लोगों की भलाई के लिए हो, ईश्वर में आस्था अटूट हो, ऐसे व्यक्ति का इस तरीके से मृत्यु होना अत्यंत कष्ट, आत्मा की मृत्यु होना अपने आप में एक प्रश्न करता है। इसलिए लेखक कहता है कि जिस प्रकार से फादर बुर्के की मृत्यु हुई, ये इस प्रकार से नहीं होनी चाहिए थी। लेखक और भी कहता है कि उनका जब वो लेखक से मिला, जब वो फादर बुर्के से मिले लेखक, तो एक लंबी पादरी चोगा पहने हुए, सफेद दाढ़ी सी याद उसके मस्तिष्क में आती है। फादर बुर्के गोरे रंग के, सफेद दाढ़ी छाई मारती हुई, सफेद चेहरा, भूरी दाढ़ी कि नीले बीच में नीली नीली आंखें, एक मिलनसार व्यक्तित्व के रूप में उनका चेहरा सामने आता है। और फिर लेखक कहता है कि अगर उनको याद करना, फादर बुर्के को अगर कोई याद करता है तो उनको याद करना एक उदास, और दर्द भरे गीत को सुनने जैसा है। कहने का तात्पर्य कि अगर हम फादर कामिल बुर्के को याद करते हैं तो जैसे हम किसी दर्द भरे गीत को और उदासी से भरे गीत को हम सुन रहे हैं। ये उनका जीवन वृत्त थे। उनके अंदर प्रेम, स्नेह, दया की वह मूर्ति थे और अपनापन उसमें झलकता था। लेखक का जो संबंध है फादर बुर्के से वह लगभग 35 वर्षों का संबंध है। लेखक की मुलाकात फादर बुर्के से परिमल नामक पत्रिका के संपादन से हुई थी और वह जटिल से एवं जटिल से जटिल, गंभीर से गंभीर विषयों को बड़ी सहजता से, बड़ी सरलता से समझाते थे और बड़ी बेबाकी से लोगों को सलाह भी देते थे। और वह उनको एक पुरोहित की भांति विशिष्ट मौके पर आकर के घर में आशीर्वाद भी देते थे। और उनकी निकटता को देख करके लेखक को ये बात याद आ रहा है और वो तुलना करता है कि फादर बुर्के हमारे लिए ऐसे थे जैसे कोई देवदार का वृक्ष। उसकी देवदार वृक्ष की सघन छाया में जैसे लोग अपने को आनंदित महसूस करते हैं, ठीक उसी प्रकार से लेखक भी फादर कामिल बुर्के को एक देवदार वृक्ष की तरह मानता है और ये कहता है कि जिसकी छत्र छाया में जो कोई भी आया है वो जरूर छाया पाया है, ऐसा उनका व्यक्तित्व था। लेखक का परिचय तब हुआ जब वह इलाहाबाद की सड़कों पर साइकिल चलाकर आ रहे होते हैं। उन्हें कभी क्रोध नहीं आता था। फादर कामिल बुर्के को कभी क्रोध नहीं आता था, परंतु कभी कभी किसी मुद्दे पर वो झल्ला जाते थे और उनके अंदर इतना होते हुए भी प्रेम का भाव भी लबालब भरा हुआ था। लेखक सोचता है कि वह एक इंजीनियर तो थे, बार बार इस बात को कहता है कि वो एक इंजीनियर तो थे, लेकिन सन्यासी कैसे बन गए? एक इंजीनियर का छात्र सन्यासी कैसे बनेगा?
यह लेखक को हमेशा उनका पूरा भरा पूरा परिवार था, 2 भाई थे, 1 बहन थी, परंतु अक्सर उनको अपनी माता के बारे में कभी कभी उदास होना, गंभीर होते देखा लेखक ने। उनकी दृष्टि में रैम्सचैपल अत्यधिक महत्वपूर्ण था। मां की स्मृति में अक्सर वे खोए रहते थे और उनसे पत्र व्यवहार भी वे करते थे। संन्यास लेते समय उन्होंने शर्त के आधार पर भारत आने की अनुमति मांगी थी। भारत में वह 2 वर्ष जिसट संघ में रह करके पादरियों के बीच धर्म की शिक्षा प्राप्त की, धर्मशास्त्र की पढ़ाई की और 9-10 वर्ष की दार्जिलिंग में, कोलकाता में रह करके अध्ययन किया। इसके बाद वह प्रयाग आ गए और प्रयाग से यमे की शिक्षा प्राप्त की। तत्पर्यंत प्रयाग विश्वविद्यालय में ही रह करके आपने शोध पत्र राम कथा उत्पत्ति और विकास पर आपने शोध किया और इसके बाद सेंट जेवियर्स स्कूल रांची में आप हिंदी संस्कृत के विभागाध्यक्ष के रूप में रहे और वहीं से आपने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश की रचना भी की। बाइबल का भी हिंदी में अनुवाद किया। रांची में काफी दिनों तक रहने के कारण आप पटना आए। कई वर्ष, लगभग पटना में आप 73 वर्ष रहे और 73 वर्ष के बाद आपकी मौत हो जाती है। आप सन्यासी तो थे, लेकिन सन्यासी की परंपरा में आप सम्मिलित नहीं थे। कई वर्ष बाद दिल्ली आते थे तो लेखक से मुलाकात होती थी, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो दिल्ली आए तो लेखक से मुलाकात नहीं हो पाई। सबसे मुख्य बात इस पाठ का यहाँ पर यह है कि उनका जो हिंदी के प्रति, हिंदी साहित्य के प्रति, हिंदी भाषा के प्रति जो उनका स्नेह था, जो उनका लगाव था, वो काबिले तारीफ है। हमें उन पर गर्व होना चाहिए और उनको इस बात का खेद था कि जब वे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए मुहिम चला रहे थे और मुहिम चलाने वाले लोगों का सहयोग कर रहे थे, तो हिंदी भाषी लोगों के ही द्वारा जब हिंदी का विरोध किया जा रहा था तो उनको सबसे बड़ा कष्ट हो रहा था। उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि मुझे सबसे बड़ा कष्ट तब होता है जब हिंदी भाषी ही हिंदी के विरोध में खड़ा होता है कि उसे राष्ट्रभाषा घोषित न किया जाए। और उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को राष्ट्रभाषा के संवर्धन में, राष्ट्रभाषा के विकास में, राष्ट्रभाषा के योगदान में और राष्ट्र को, हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के संवर्धन, विकास और योगदान को और मातृभाषा के रूप में हिंदी को प्रतिष्ठित करने के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। बड़े से बड़े दुख में वे कभी दुखी नहीं होते थे और उनके जो शब्द होते हैं वो लोगों को ऐसे लगता था कि जैसे वो संजीवनी दे रहे हैं। किसी भी उनके इष्ट मित्र तो अगर कभी कोई दुख होता था, कष्ट होता था, तो वे उस मौके पर पहुंच करके इस प्रकार से उसको सांत्वना देते थे, इस प्रकार से उसे वो ढाढ़स बंधाते थे कि ऐसे लगता है जैसे वो संजीवनी बांट रहे हों और उनके इस वचन से सुनकर लोगों के दुख दर्द खत्म हो जाते हैं। लेखक को दुख है कि फादर बुल्के बीमारी में आए और इस बात की जानकारी भी उसे नहीं मिल पाई और अंतिम समय तब होता है, लेखक को कष्ट तब होता है जब एक ताबूत देखता है और उस ताबूत में फादर बुल्के का दर्शन होता है।
18 अगस्त 1982 सुबह 10 बजे का समय होता है। उनका निधन हो जाता है। दिल्ली के कश्मीरी गेट के निकट एक निकलसन कब्रगाह है, जहां पर उनका मसीही विधि से अंतिम संस्कार किया जाता है। और वहां के उपस्थित लोग फादर, विशेष तौर पर फादर पार्सकल, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहते हैं कि फादर बुल्के आज धरती में जा रहे हैं और इस धरती से ऐसे ही रत्न पैदा हो। सभी के अंदर जो भाव उमड़ रहे थे फादर बुल्के के संदर्भ में, और जितने भी लोग वहाँ पत्रकार, साहित्यकार, शुभेच्छुजन, प्रबुद्धजन उपस्थित थे, सभी ने उनको नमन किया। और लेखक कहता है फादर बुल्के जी के संदर्भ में कि शायद उनके अंतिम संस्कार के समय जो स्थिति रही है, उस स्थिति के बारे में शायद फादर बुल्के भी नहीं सोचे होंगे कि उनके अंतिम संस्कार में इतने लोग शरीक होंगे। वहां उपस्थित होने वालों लोगों की इतनी हुजूम थी, इतनी भीड़ थी कि उनको गिनना और अश्रुओं को प्रवाहित होते देखना लेखक के लिए केवल स्याही फैलाने के सिवा कुछ भी नहीं है। क्योंकि श्रद्धांजलि देने वालों का वहां पर तांता लगा हुआ था। शायद इस बात का भान फादर बुल्के को भी नहीं था कि हमारे अंतिम संस्कार में कितने लोग हमें श्रद्धांजलि देने के लिए आएंगे। तो भारत ने अपने इस प्रकार से लाल को सम्मान के साथ विदाई की, और फादर बुल्के ने जब तक रहे वह भारत के लिए, भारत को अपना वतन मानते थे। भारत की भाषा, मातृभाषा हिंदी को वह अपनी मातृभाषा, अपनी भाषा मानते थे। और हिंदी संस्कृत से ही उन्होंने अध्ययन किया, अध्यापन भी किया, और हिंदी के प्रति उनकी जो निष्ठा थी, जो कार्य करने की क्षमता थी, उसके माध्यम से हिंदी को समृद्ध किया। वास्तव में लेखक ने एक संस्मरण लिख करके एक महान व्यक्तित्व के बारे में जो परिचय हम लोगों को कराया, इसके लिए हम सभी को सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए कि उन्होंने ऐसे महान व्यक्तित्व को, जिसने अपने को छोड़ करके भारत की संस्कृति, सभ्यता और उसकी भाषा, उसकी विशेषता को अपना करके अपना संपूर्ण जीवन इसके संवर्धन में आहुति कर दिया, आहुति के रूप में दे दिया। तो ऐसे व्यक्तित्व को हमें बार बार नमन करना चाहिए और श्रद्धा विनय से श्रद्धांजलि देनी चाहिए। तो बच्चों, इस छोटे से व्याख्यान के माध्यम से मुझे विश्वास है कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक के आधार पर फादर कामिल बुल्के के चरित्र की जो विशेषताएं हमने लेखक के माध्यम से पढ़ी तो जरूर समझ में आई होगी। अगर कोई भी बिंदु ऐसा है कि जो ना समझ में आया हो, उसको कमेंट में जरूर लिखिए। धन्यवाद।